आपका बैंक में पड़ा हुआ पैसा हम आपको वापस नहीं दे सकते। वी आर सॉरी। सपोज आपको आपके भाई की स्कूल फीस पे करनी हो, या अपने मदर के मेडिकल एक्सपेंसेस या बिल पे करने हो, या घर में अगले महीने शादी है उसके लिए ज्वेलरी या कुछ बड़े खर्चे हैं उसके लिए आपको कैश की जरूरत है। सोचिए अगर वहां बैठे कैशियर आपको ये कहते हैं कि सर मैम वी आर सॉरी बट हम आपका पैसा वापस नहीं कर सकते। आपने जो अपना पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट किया था वो अब आप विड्रॉ अभी नहीं कर सकते। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपना पैसा कब निकालोगे, कितना निकालोगे और आपको आपका पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं ये भी आपको हम बताएंगे। तो ये सुन के आपको कैसा लगेगा? ये एक्चुअल सिनेरियो अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ, तब मुझे ये एक अलार्मिंग सिग्नल लगा और मैंने इसके बारे में आपको अलर्ट करने के लिए सोचा। मान लो आपने सालों से जोड़ जोड़ के 15, 16, 18, 20 लाख रुपए इकट्ठा किए जो आपने अपनी किसी इमरजेंसी या किसी भी रीजन के पर्पस से अपने बैंक अकाउंट में ही पड़ा छोड़ दिया था। आपने शायद अपने पैसे को सेफ रखने के लिए अपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट में ही रखा हुआ है, बट बैंक की किसी लापरवाही की वजह से या बैंक के किसी एम्प्लॉय के घपले की वजह से अब आपका वो पैसा रिस्क पे आ गया है और अब तो आपका वो पैसा शायद कभी भी पूरा मिल ही नहीं पाएगा। एक इतना बड़ा फ्रॉड अभी रिसेंटली एक प्राइवेट बैंक में हुआ है जहां पे उसके इंटरनल एम्प्लॉइज ने ही मिलके बैंक की बुक्स में कुछ छेड़छाड़ करके 590 करोड़ रुपए का घपला किया। अब इतने बड़े फ्रॉड की वजह से हुआ क्या? और अगर हम उस बैंक में डायरेक्ट कस्टमर हैं, हमारा वहां पे सेविंग्स अकाउंट है जिसमें अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है, तो उससे हमें क्या इंपैक्ट हो सकता है? उस बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपको आपका ही पैसा विड्रॉ करने से मना कर सकता है। शायद आपको पता ना हो बट बैंक में सिर्फ 5 लाख तक की लिमिट होती है जितना की पैसा आपका उनके पास सेफ है। अगर 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो वो पैसे की कोई गारंटी नहीं होती। वो पैसा जब तक बैंक में है। अगर खुदा ना खास्ता इस फ्रॉड के जैसा कोई और फ्रॉड सामने आया या बैंक का कोई भी एक घपला हुआ तो आपका पैसा सारा का सारा रिस्क पे आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ 5 लाख की सेफ्टी नेट आपको कंपनी देती है जहां से आपका मैक्सिमम 5 लाख का अमाउंट आप फ्री कर सकते हैं। अदरवाइज वो पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपका कितना भी अमाउंट हो वो सारा का सारा चला जाएगा। अब इसका बेसिक सा सॉल्यूशन क्या है? सिंपली किसी भी एक बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा कैश कभी भी सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट मत करो। अगर आपके पास बाई चांस किसी भी रीजन की वजह से 5 लाख रुपए से ज्यादा कैश है भी, आपको नहीं पता कि उसका क्या करना है और सिंपली आप सेविंग्स अकाउंट में रखना सेफ समझते हो, तो भी उस पैसे को एक अकाउंट में ना रख के उसको मल्टीपल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। लेट्स से आपके पास 20-22 लाख रुपए कैश पड़ा है तो आपको 4 अकाउंट 5 अकाउंट चाहिए पड़ सकते हैं उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके रखने के लिए, जिसमें कि आप 5-5 लाख रुपए हर एक अकाउंट में रख सकते हो। कभी खुदा ना खास्ता किसी एक में फ्रॉड हुआ तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस और सेफ्टी आपको बैंक की तरफ से मिलेगी। अगर आपने सारा पैसा एक ही अकाउंट में रखा तो आपका पैसा सिर्फ 5 लाख वापस मिलेगा, उसके आगे का कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। और अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इसका बेस्ट सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के चलिए, अपना टर्म इंश्योरेंस करा के चलिए, अपना इमरजेंसी फंड इंटैक्ट रखिए। वो आप एफडी में रख सकते हैं, वो आप बैंक डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, किसी भी तरीके से। 5 लाख से ज्यादा अगर है तो उसको मल्टीपल अकाउंट्स में रखिए और उसके अलावा बचा हुआ सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखिए। अब ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप लोग रेगुलरली वीडियोस में पूछते रहते हो। आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स करने वाला हूं और हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम हर वीक एक वीडियो लेके आएंगे जहां पे मैं आपके पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। आप कमेंट पे क्वेश्चन पूछिए और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली आंसर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, भैया आई एम सीइंग सो मेनी केसेस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बीइंग डिनाइड इन इंपॉर्टेंट सिचुएशंस, व्हाई लाइक दैट, एंड इफ आई एम अर्निंग टू अफोर्ड द हॉस्पिटल बिल्स शुड आई अवॉइड हेल्थ इंश्योरेंस एंड पुट द मनी इन द प्रीमियम्स in an FD so that during an emergency I can use that money। सोहेल, सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन, मेरा थॉट इस पे ये है, शायद आपने हेल्थ इंश्योरेंस को डिटेल में समझा नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिनाई होता है क्योंकि हमने शायद अपनी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज उसमें डिस्क्लोज नहीं करी थी। शायद हमने कोई ऐसी हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ऐसी कोई भी छोटी मोटी हैबिट्स जो हमें लगता है शायद इफेक्ट नहीं करे या कंपनीज को पता नहीं चलेगा, हम वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। आगे जाके जब हमें साल, 2 साल, 5 साल बाद इंश्योरेंस क्लेम करने की जरूरत पड़ती है तो कंपनी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारा डेटा खोज के निकालती है और वो 100% पता लगा सकते हैं कि आप स्मोकिंग कर रहे थे, आप ड्रिंकिंग कर रहे थे, आपने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर वहां पे डिस्क्लोज नहीं करी है या कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम, तो वो 100% रिजेक्ट हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस बेकार में रिजेक्ट नहीं होते हैं और अगर होते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट अपने को मेक श्योर करना है कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हम सारी करेक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, जिससे कि रिजेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाएं। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस ना लेके वो पैसा एफडी में रख लें या उसको सेव करते जाएं, जिससे कि कभी हमें मेडिकल इमरजेंसी पड़े तो वो हम यूज कर पाए। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पस होता है कि आपको बहुत छोटे अमाउंट में बहुत बड़ा कवर मिलता है। अगर आपकी एज कम है तो आप साल का 5-6-7 हजार रुपए से भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको 10-15-20 लाख रुपए तक का कवर मिल सकता है। अब उसका पर्पस ये होता है कि लेट्स से आज आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और आपको आज के बाद 2 साल 3 साल बाद ही जरूरत पड़ गई, तो आपने साल का 10,000 भी मान ले तो आपने 3 साल में 30,000 रुपए का प्रीमियम दिया होगा। अगर आपके मेडिकल बिल में 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख इतना भी खर्चा आ जाता है तो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको सेफ रखेगा और आपको अपना इमरजेंसी फंड या कोई भी सेविंग्स लिक्विडेट नहीं करनी पड़ेगी, कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को एज अ इंश्योरेंस समझिए। कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस में अपना इन्वेस्टमेंट मत ऐड करिए। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट ऐड होगा जिसमें कि आप सोचोगे कि आपको रिटर्न भी मिल जाएगा, ये सारे के सारे गलत पॉलिसीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को लूटने के लिए बने हैं। आपको प्लेन वनीला हेल्थ इंश्योरेंस, प्लेन टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वो लेके रखना है अपनी नीड्स और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसमें सारी चीजें 100% एक्यूरेटली डिस्क्लोज करनी है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है संजय बिस्वास जी का। प्रिय सर, मैं पश्चिम बंगाल से हूं, मुझे आपका वीडियो बहुत पसंद आया, मेरा पोर्टफोलियो ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि क्या इनका पोर्टफोलियो ठीक है। आइए देखते हैं। 20 साल प्लस के लिए मंथली एसआईपी 10,000 रुपए, मिराई एसेट लार्ज कैप में 2,000, एक्सिस लार्ज कैप 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000, टाटा स्मॉल कैप में 2,000। एक मुश्त इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है 1,70,000 का। निपॉन लार्ज कैप में 1 लाख, मिड कैप एचडीएफसी मिड कैप में 30,000, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 20,000, बंधन स्मॉल कैप में 20,000। प्लीज अगले वीडियो पर रिप्लाई करें। संजय जी, आपने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं इनका दोनों का रिप्लाई करता हूं। पर सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि मैं जो भी बता रहा हूं वो अपने एक्सपीरियंस और अपने एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूं, तो ये कोई इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है। इसको समझ के अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आपकी मंथली एसआईपी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी मंथली एसआईपी 10,000 रुपए है और आपको मालूम है कि आपका होराइजन 20 साल 15 साल या 20 साल के अराउंड है, तो आपको लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स में आपको रिटर्न्स मिलेंगे 12-13% बट वहीं पे अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो और जानते हो कि 20 साल तक आपको उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ये मिराई एसेट लार्ज कैप और एक्सिस लार्ज कैप से पैसे निकाल के मिड कैप फंड्स जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक मिड कैप, इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्लस मैं आपको बोलूंगा क्वांट स्मॉल कैप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप यहां से लार्ज कैप से अपने पैसे को मूव करके स्मॉल कैप और मिड कैप में ही मूव कर सकते हैं, और एक फ्लेक्सी कैप फंड जो आपने ले रखा है वो सही है। अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे, जो आपने एक मुश्त वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए हैं वो, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपके सही है। एक हालांकि इसमें भी आपने लार्ज कैप में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, बट दैट इज फाइन। मिड कैप 30,000, मिड कैप में आपने 30, एचडीएफसी मिड और स्मॉल कैप में 30-20 और बंधन स्मॉल कैप में 20,000। ये आपका इन्वेस्टमेंट सही है। इसको आप लंबे समय के लिए होल्ड करिए, मार्केट अप डाउन होते रहेंगे, आपको उससे डरना नहीं है। अपने पोर्टफोलियो को रोज हर दूसरे तीसरे दिन देखना बंद करिए, और जो भी आपकी एसआईपी है वो मंथली रेगुलर तरीके से इन्वेस्टमेंट करते जाइए, प्रेफरेबली मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगला क्वेश्चन आता है बिक्की कुमार जी का। सर नमस्कार, मेरा पोर्टफोलियो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 2,500, टाटा स्मॉल कैप 2,500, महिंद्रा स्मॉल कैप 2,500, मिराई एसेट स्मॉल कैप 2,500, बंधन स्मॉल कैप 2,500। प्लीज रिव्यू कीजिए। मेरी एज 30 साल है, मेरी एज 30 ईयर्स है, 15 साल तक करना चाहता हूँ। 15 ईयर्स या उससे ज्यादा का अगर टाइम होराइजन आपके पास है और आपको मालूम है कि आपको ये पैसे बीच में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करिए। और आपने 100% अपना पैसा सारा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ अमाउंट निकाल के टाटा स्मॉल कैप, महिंद्रा स्मॉल कैप, मिराई एसेट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, ये सारे के सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं। इनमें से टाटा और महिंद्रा स्मॉल कैप को निकाल के आप चेंज कर सकते हैं इनको मिड कैप में। आप ले सकते हैं निपॉन इंडिया मिड कैप फंड, या आप ले सकते हैं मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, और उनमें भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप इस पैसे को 10 साल से 15 साल से पहले विड्रॉ नहीं करें, आप बहुत अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। और जैसे जैसे टाइमली आपके पास पैसे होते जाए आप इसमें स्टेप अप करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ एजुकेटर का। काइंडली रिव्यू द पोर्टफोलियो। एज 38 ईयर्स, टारगेट 2 CR, टाइम 15 ईयर्स, मंथली एसआईपी 24,500, क्वांट स्मॉल कैप में 3,500, निपॉन स्मॉल कैप में 3,500, टाटा स्मॉल कैप 3,500, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड में 3,500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3,500, इन्वेस्को स्मॉल कैप में 3,500। सौरभ जी, क्वेश्चन आपका अच्छा है। पोर्टफोलियो जैसा मैं देख पा रहा हूं आपने मेजरली सारा पैसा अपना स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है। अगर आप 100% श्योर हैं कि आपको ये पैसा 10
10-15 साल के पहले जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी आप इस पैसे को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके रहने दीजिएगा। अदरवाइज माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इस पैसे को, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको यही पैसा चाहिए पड़ेगा, तो आप इस पैसे को मिड कैप या लार्ज कैप में भी मूव कर सकते हैं और इंडेक्स फंड्स में मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप श्योर हैं कि आपका लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो सारी चीजें टेक केयर हो चुकी हैं, आपका एक सेपरेट इमरजेंसी फंड बना हुआ है एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस, तो फिर आप स्मॉल कैप में 100% अपना एक्सपोजर रख सकते हैं। और आपने जो पोर्टफोलियो शेयर किया है वो पोर्टफोलियो सही है। 24,500 की मंथली एसआईपी से 15 साल में आप वो अपना 2 CR का टारगेट अचीव इजीली कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है संजय कुमार गुप्ता जी का। सर 10-12 हजार इन्वेस्ट करना है, कौन कौन सा फंड अच्छा रहेगा, थोड़ा बताएं 15 साल के लिए। संजय जी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप श्योर हैं कि आप 15 साल के पहले उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाएंगे? आपने एक लाइन में क्वेश्चन पूछा है, बट फाइनेंशियल क्वेश्चन का एक लाइन में जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं सबसे पहले आपको यह एनालिसिस करने को बोलूंगा कि आप सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस और अपना इमरजेंसी फंड इंटैक्ट कर लें। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड इंटैक्ट है और वो सारी चीजें आपने सेपरेट कर रखी हैं, अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड बना रखा है, तब आप इस इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात फंड्स की, तो मैं फंड्स के डायरेक्टली नाम रिकमेंड करना नहीं चाहूंगा। कुछ ऑप्शंस आपको बता दूंगा, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और अपनी रिसर्च के बेसिस पे ही इसमें इन्वेस्ट करिएगा। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कुछ फंड्स अगर मैं बोलूं, अगर आप 100% श्योर हैं कि आपको 15 साल के पहले पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड में, निपॉन इंडिया मिड कैप फंड में, और फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड। ये 5 फंड आपके लिए इनफ रहेंगे। आप 10,000 को 2-2 करके डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्लीज मेक श्योर करिएगा कि जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, आपका टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, वो तीनों चीजें इंटैक्ट हैं। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन सर का नाम मुझे नहीं मालूम है, इनका आईडी है कमांड 1232। भाई, ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेफ है? दोस्त, ग्रो ऐप या कोई भी ऐसे एप्स, उनसे इन्वेस्ट करना 100% सेफ है, अनलेस आप ये देख पा रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट आपका मार्केट में हो रहा है और उनका आपको हर महीने एक सेबी की तरफ से एक ईमेल आ रहा है जिसमें सारी डिटेल एक्यूरेटली मेंशन्ड है। ग्रो सिर्फ एक मीडिएटर है, जो शायद जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा कुछ फंड्स पे। इनफैक्ट कुछ डायरेक्ट फंड्स भी हैं, मेजॉरिटी फंड्स डायरेक्ट फंड्स हैं जहां से कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ग्रो के थ्रू। तो टोटली सेफ प्लेटफॉर्म है। और सिर्फ ग्रो ही नहीं, ग्रो, पेटीएम, फोन पे, जीरोधा और ऐसे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, मेजॉरिटी सारे के सारे सेफ हैं। बट ये मेक श्योर करिएगा कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टेड अमाउंट की आपको हर महीने सेबी की तरफ से एक ईमेल आएगी, एनएसडीएल की तरफ से एक ईमेल आएगी और उसमें हर महीने का अमाउंट अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपको कभी भी लगता है कि उसमें डिस्क्रिपेंसी है, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं या आपने इन्वेस्टेड किया हुआ अमाउंट इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत क्वेश्चन रेज करिए। आप ग्रो के सपोर्ट सेंटर पे रेज कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी हुआ है या आगे चांसेस हैं, क्योंकि वो पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते जाता है और वो सेफ है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, भक्ति की पूजा नाम से पूछा है। एसबीआई स्मॉल कैप 2500, निपॉन स्मॉल कैप 2500, ईयर 18, 1 करोड़। पूजा जी, आपने क्वेश्चन शायद क्लियरली नहीं पूछा है, बट इससे जो मैं समझ पा रहा हूं, आपका कहना है कि आप एसबीआई स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि मंथली 5000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। 18 ईयर्स का आपका टाइम होराइजन है और 1 CR आप अचीव करना चाहते हैं। टारगेट इन ईयर्स में 1 CR अचीव करने के लिए आपको अराउंड 15,000 रुपीज अ मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 15,000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 15 ईयर्स एट 15% रेट, तब जाके आपका पहला करोड़ बनता है। तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 18 साल में अगर आपका 1 CR का टारगेट है और आप 15,000 के आसपास भी कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो पूजा जी उसके लिए आपको अपना इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बताए हैं जिसमें कि बताया है कि आप कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं और क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको बेटर रिटर्न्स मिल पाए। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको पता है कि आप 18 साल से पहले या 10 साल से पहले इस इन्वेस्टमेंट को टच भी नहीं करेंगे, कभी निकालने की नौबत नहीं आएगी, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, आपके पास इमरजेंसी फंड है, तभी वो पैसा आप एसबीआई स्मॉल कैप या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप या किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करिएगा। अदरवाइज अगर आपने ये पैसा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया, ये पैसा जीरो तो नहीं होगा, बट शायद आपका इन्वेस्ट किया हुआ 1 लाख रुपए कभी 50,000 तक भी जा सकता है। तो इतना बड़ा रिस्क है, वो रिस्क तभी लीजिएगा जब आपने बाकी सारे पैरामीटर्स को फुलफिल कर लिया है। और इन चीजों को डिटेल में समझने के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और अपने क्वेश्चंस इसी तरह से कमेंट में पूछते रहिए। आई होप ये वीडियो आपको
आपको हेल्पफुल लगा होगा। मैं ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां पे मैं आप लोगों को डायरेक्टली हेल्प कर पाऊंगा आपके क्वेश्चंस के थ्रू, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप रेगुलरली क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आपको लाइव आंसर कर पाऊंगा। तो फिर से आपको याद दिला दूं, मैं हूं आयुष और इस चैनल से मेरा मिशन है कि मैं अपने साथ साथ 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करके उन्हें अपनी लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प करना चाहता हूं। तो अगर आप उस जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ये नई सीरीज अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने क्वेश्चंस कमेंट में पूछते जाइए। मैं हर वीक ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके क्वेश्चंस को लेके उन्हें आंसर करूंगा। कोई सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली look into it and reply to your comments. Thank you so much. Until next time, stay financially wise.